बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले मैं कुछ अहम बातों पे बात कर लूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के हालात हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमलन आपने की होती है और उसके रिजल्ट आए होते हैं। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जब हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर भी बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद में उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। तो इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उस पर तफुज़ात थे, हैं और रहेंगे, और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी ज़ोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज़ में इस्टेब्लिश कर ली। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मज़ीद ये चीज़ बढ़ती गई और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है कि जिसमें दो सुपर पावर्स ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं उन्होंने। वहाँ पर पहली जंग जो रशिया के साथ हुई उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, बाकायदा जिहाद का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि वो जंग सिर्फ अफगानिस्तान ने नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट में आ गए और उससे ये रिज़ल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा होना शुरू हो गए अफगानिस्तान के साथ, और जो अब तक वो कशीदगी के हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पर, क्योंकि सर मैंने जिरगे भी किए। पहले छोटा मैंने एक जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था, अलॉन्ग विद जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है काटलांग में। अब काटलांग का जो ये इलाका है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पे जाके लगती है तो उसके नीचे के इलाके भी उससे ज़ाहिर बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रीड को बहाल ना करें। आप पूरे साउथ के भी में देख लें, नीचे के जो ज़िले हैं वो इस वक्त सारे के सारे जो है दहशत गर्दी के साथ में आए हुए हैं। इस तरह जो ऊपर वाला इलाका है इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSP जो है एजाज साहब शहीद हुए। यहाँ पर इधर ही दहशतगर्द मौजूद थे और उनसे मुकाबले में वो शहीद हुए, और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। और उसके अंदर तो बड़े मेजर जिन पे बहुत बड़े हेड बनी थे 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी खवातीन, बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए, जिस पे हम मजम्मत भी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने शहर को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अब मैं जो हमेशा एक बात करता हूँ कि हर चीज़ में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CID भी काम करती है और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती हैं। इस IBO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था
और ना हमारी पुलिस थी इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है। और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो कोलेटरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के जो IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CRD और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने की अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयान देना ये काबिल मजम्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनज़र देख कर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिज़ल्ट आया और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और आवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की आवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा आवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि आवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है उससे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने हैं जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज़ होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज़ का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरवर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज़्ज़त से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतज़ामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ऑन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे।
آخر میں صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے یہ حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائٹل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایجین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی، اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس میں بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو۔ آپ کا بکاخیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے، ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو، پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے، 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے، ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور میں حل ہو جاتا تھا تو اس میں حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی۔ ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے، بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا، اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر۔ اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں۔ میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے، اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہے، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو، وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے، اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے،
ہاں اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول؟ میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا، ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنچی کی طرح، لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے، نہ وہ جہاز دے رہے ہیں نہ مجھے C-130 مل رہا ہے، اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں، اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا، ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں کی بات کی، تو کیا خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے ان کو گٹ طالبان کہتے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی بلا تفریق مطلب کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا ڈی خان یا باقی اضلاع میں ان کے دفاتر ابھی بھی موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو بارڈر ہے مختلف ممالک کے ساتھ لگتی ہے، تو خیبر پختونخوا یا پاکستان میں دہشت گردی کیوں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں، یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند سوری، تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے، نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرل جو ہیں اس پورے خطے میں، اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے، پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں، ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کویت سے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ سے اس کا مخالف ہوں. گڈ بیڈ طالبان نے بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. ملاقات ہوئی ہے آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد جو خبریں چلی ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہیں ڈیلیں، انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں.
عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں. تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی رضامند ہو گئے یا ڈنڈا پور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا. جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا واقعی خان صاحب راضی ہیں مذاکرات کے لیے؟ انہوں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری، تردید کر رہا ہے کوئی اور. بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد ہوئی، جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا، وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے. خان صاحب مجھے نہیں کہتا، نہ اس نے مجھے کہا، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت پی ٹی آئی کا ورکر، میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں. میں لڑتا رہوں گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. سی ایم صاحب آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہیں، کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے، یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں، پیام خیبر نیوز. جی، یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے. یہ AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں. اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی. اس سے بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک میٹنگ بھی اس پہ ہوئی ہے. اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیے جی، بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے. لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے، 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا تو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا. تو میرے صوبے کا تو خسارہ 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا. یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے، میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو، 24 گھنٹے بجلی دے دو. اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں، جھوٹے فیگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے، ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے بیٹھے باہر جو یوٹیوبرز ہیں وہ انہوں نے آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں اور پارٹی کے ان لوگوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کر رہے ہیں. شاید آپ کے دوست بھی ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مفاہمت کی بات ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوں، جتنی مرضی لڑائی ہو، اینڈ آف دا ڈے فلائی ہوتی ہے. تو مفاہمت کی بات کرنے والے امریکہ سے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ یہاں سے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی ان یوٹیوبرز کی طرف سے غدار کہا جاتا ہے. تو کیا مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یوٹیوبرز آپ پر الزام لگا رہے ہیں، جو پارٹی کے پرانے ورکرز کے اوپر الزام وہاں سے لگا رہے ہیں، ان کے لیے کیا سر دیکھیں، وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے، میں اس میں جواب دے دیتا ہوں، اس میں میں جواب دے. بات یہ ہے، چلو یہ اگلا سوال کر لینا، پہلے یہ جواب لیں. بات یہ ہے، پہلی بات دیکھو، جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں، تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے، وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے.
किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना तो उस शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे, तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहराब तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैर भी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। आगे चलें। सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग वफायमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार इनकी क्या हैसियत है यार। के खिलाफ ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई देखो हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खासतौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कार्ड थिंक टैंक या सो कार्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के, मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पे रोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनकी ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो मुन्ना भाई, वो वाली बात है। सर आपसे बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहराम तक आतिफ खान और असद, ये इतना अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है मैं उससे बात कर, मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है, मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट कौन सा गांव है आपका? एक मिनट इधर ही रुक जाओ, मोमन पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेवार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोमन में 20 रोडों की लाइबिलिटीज थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड पे बशीरी का काम ना हो रहा तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोमन का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ 20 रोडों का। ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा मोमन जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ। ठीक है, अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूँगा। उसको मैं लाया हूँ 7.5 साल पे, अब इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊँगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर ज़िले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिस पे हमारे विजनरी हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं? स्कीमें वो जिससे रेवेन्यू आएगा, स्कीमें वो जिससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें वो जिसमें सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है, इंशाल्लाह 800 मेगावाट पे काम शुरू है। इस वक्त मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपये में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ, ये बिजली 10.5 रुपये में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिल के भी हम करें ये काम, PPP मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपये बिजली दूँ तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट पे बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है। DI खान टू पेशावर 11 ज़िलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 ज़िलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं, इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूँकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा,
33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज़्यादा खुल गए थे, फिर में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो ज़रा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना, 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये बताइएगा, आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है क्या? उस मुलाकात के दौरान क्या नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अहम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सूबे के ऊपर, तो शख्सियात में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बात अहम नहीं है, मैंने शख्सियत का नहीं कहा कि अहम नहीं है। सीएम साहब, मुलाकात जो हुई है आपकी बानी पीटीआई से, उसके बाद क्या कोई कैंपेन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन चलाने जा रही है या इस पे कोई मुशावरत हुई है? बिल्कुल सियासी तहरीक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल हमारी सियासी तहरीक शुरू है, और आपने देखा कि उस तहरीक पे हमने जो भी अपने इवेंट्स किए, उस इवेंट्स पे हमारे साथ क्या किया गया। सूबे की हद तक तो हमें कुछ नहीं कहा जाता, जब हम निकलते हैं तो हमारे पे किस तरह का आफत गिरा देते हैं, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत। बाकी सूबे में तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ था पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूंगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता, तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। अच्छा खान साहब, आपने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर अप्रैल तक जो फंड है केपीके के अगर ना दिए गए, पुलिस को भी, डॉक्टरों को भी, अवाम को भी, सरकारी मुलाजमीन को बाहर निकालेंगे। तो जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कि जो कंपेन का एक हिस्सा तो नहीं बना रहे हैं वो? नहीं, खान साहब का जो है ना, देखें हमारी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक उस वक्त मेरे पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं एनएफसी के ऊपर कह रहा हूँ कि एनएफसी मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसलिए निकलूँगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का इसके अलावा भी सब निकलेंगे, ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत होगी। सीएम साहब, आपने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में कि आपने अफगानिस्तान में एक दफ़ा कहा था कि मैं दौरा करूंगा मुज़ाकरात के लिए या इस सारे माहौल को कूल डाउन करने के लिए। तो क्या आपने दफ्तर खारजा को एतमाद में लेके बात की थी या उसके बाद दफ्तर खारजा से बात हुई है इस मुद्दे पे? देखिए जी, चूँकि ये जी महाजरीन के हवाले से आपने कहा था कि हम जो महाजरीन को जो केपीके में रखेंगे और इन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे जो रहना चाह रहे हैं, तो वफाक से क्या आपने आमना सामना होगा इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो 31 मार्च थी। तो क्या केपीके में महाजरीन जाकर ठहरेंगे, क्या इस हवाले से क्या पॉलिसी? जो पहली बात आपने की है, देखिए जी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है, और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं, और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने लोग अपने जो है पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ। और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ कौमी जिरगे भी हो गए, जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूँकि मैं डायरेक्ट ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इनसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन से, मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया पहले आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है, और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ऑन नहीं करता। हाँ, ज़ाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूँगा उनको अपने रिवाज के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूँगा, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी से मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिए। सर ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और बैरिस्टर गार मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में PDM ने इस्तेमाल की थी, वो आप PTI यूज़ करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है, स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बड़ा पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, हमने चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तरीके इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तरीके इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं, और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती,
मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। या बड़ा गलत तासुर बाज़ दे देते हैं, कोई एक सियासी बयान इस तरह का आ जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ और वहाँ पर मेरा ये पैगाम वहाँ पर जा भी चुका है। अच्छा ये बताइए हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा टिकटों की तकसीम के बाद ये साजिशी हैं, बाकी किन किन अफराद के बारे में इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर बाकी कौन कौन साजिशी है? क्या उम्र है? मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने साजिशी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजू पे हम बात करें, क्योंकि इतना अहम मौजू नहीं है ये। आपने कहा मैं दोनों फ्री कैंड को उस पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्री कैंड को आपने कहा था, ये सवाल है। अब वो पॉइंट कहाँ पे? इस सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा है, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज़्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब पहले एक्सपीरियंस के साथ रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ समझ के मैं लड़ूंगा। मैं वो लड़ रहा हूँ, और फिर जब मैं एक्सपोज करूँगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूँगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने ज़ाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़ात के साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए और फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बरदार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियाँ जब चलेंगी तो फिर इस दफ़ा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। बस है गुड बैड के हवाले से क्या कहेंगे? यार, गुड बैड वाले हवाले से यार कह रहे हैं बार बार, यार सुन लो यार, सुन ले। और खान साहब पर बनने वाले आखिरी कर ले बस। खान साहब पर बनने वाले केसेस, अमीन साहब अमीन को करने दो, वाइंड अप है। कभी खुशी में उठना बैठना है, हमारे कुछ रिश्तेदार अजीब वहाँ रहते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है, जो शहरी शहीद हुए या जख्मी हुए उसको तो हुकूमत ने शो करने की ये शहरी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कहाँ है, वो कौन थे? ओ भाईजान, ISPR वालों को सब बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए और इस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं, ठीक है। अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं, तो उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशें, तो ISPR वालों के सामने तो फिर आप सवाल होता नहीं है, वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, बल्कि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहाँ पे सवाल कर लेना कि 12 बंदे दिखाओ, मेरे पास तो नहीं है वो। अब बस है यार फिर ऐसा ऐसा मैं वैसे होना शुरू होता हूँ ना सर, फिर मसले बन जाते हैं। एक आपने सर कर ली, आपने कहा आप कर ले।
सर पहली बात तो यह है कि सिर्फ ये बाहर से नहीं, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पर भी बहुत हैं और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो पीटीआई भी नहीं है, वो कोई सियासी वर्कर नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए बातचीत मुख्तलिफ फोरम पे करते हैं। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा है उसमें तो इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी है और वो हमारे वो पाकिस्तानी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। वो जो अपना कर रहे हैं काम वहाँ पर वो सब आपके सामने है, और अगर कोई रोल वो प्ले कर रहे हैं तो ये खुशाइन बात है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहे हैं। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी ये सोच है, क्योंकि इमरान खान खुद जब कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव मुज़ाकरात कर रहा है, देखिए हम डील के खिलाफ हैं, क्योंकि डील ज़ात के लिए होती है, मुज़ाकरात के खिलाफ कभी भी नहीं है। हम इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माफ़ करता हूँ सबको पाकिस्तान के लिए, लेकिन डील नहीं, मुज़ाकरात आगे के लिए। ये मुल्क ऐसे रास्ते पे चले। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे 72,000 अरब कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं वाय सुबह हूँ कि मैंने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, 50 अरब मैंने उतार भी दिया इस 1 साल में। लेकिन क्या कर्जों पे चलने वाली कौमें खुददार बन सकती हैं, खुद मुख्तार बन सकती हैं? नहीं। इसीलिए हमारी जो तबाही हुई पड़ी है उसकी वजह यही है कि नाम खुददार है, नाम खुद मुख्तार है। आज जब मेरे फैसले बैठ कर अमरीका या XYZ कोई भी करेगा तो सारी बात है मेरी आवाम से मेरा एतमाद जब उठेगा तो आगे जब नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए खुददारी खुद मुख्तारी के लिए पहले अपने फैसले खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए इमरान खान कहता है ना हकीकी आज़ादी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। ये मतलब है उसका, ये हकीकी आज़ादी कि अपने फैसले अपनी आवाम की सोच के मुताबिक, अपने मुल्क, अपना दीन, अपने मुल्क की हालात, अपने लोग, अपनी कौम के लिए मैं खुद करूँ। इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? CPM बड़े सिंपल है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रह के वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नज़रिए के मुताबिक बना है उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियाँ सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी?